बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में पाठ पांचवा अक्षरों का महत्व, जिनके लेखक है गुणाकर मूले, इस पाठ की जानकारी लेंगे। अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर का अर्थ होता है वर्ण, जैसे स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर यानी अ आ ई, व्यंजन यानी क ख ग, ये जो 12 खड़ी है, इनसे अक्षर बनते हैं यानी वर्ण बनते हैं। जैसे रा और म, इन अक्षरों से बनता है शब्द राम, यह शब्द बना। और ऐसे अक्षरों का समूह शब्द बनता है, और सही शब्द यानी सही अर्थों का शब्द बनकर उनका समूह से होता है वाक्य। जैसे कि राम खाना, खा और ना, यह अक्षर से बना खाना शब्द। राम खाना खा रहा है, र और हा, इन दो अक्षरों से बना रहा शब्द। और यह अक्षर यानी इस अक्षरों से जो शब्द बनते हैं, और यह शब्दों का समूह होता है वाक्य। जैसे कि राम खाना खा रहा है, यह अर्थपूर्ण वाक्य बन गया। तो इस अक्षर जो है वह स्वर और व्यंजन से बनते हैं। तो अभी हम इस पाठ में अक्षरों का महत्व, अक्षरों की उत्पत्ति यानी निर्मिति कब हुई, अक्षरों की खोज किसने की, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, अक्षरों की कहानी। अक्षरों की कहानी क्या है, यह हम देखते हैं। मैं यह पूरे परिच्छेद पढ़ लेती हूँ, ध्यान से देखिए। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, और हजारों पुस्तकें रोज छपते हैं, और इन सब के मूल में है अक्षर। दूसरा परिच्छेद देखिए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थों के अर्थ देखते हैं। दुनिया का अर्थ है संसार या जग। अक्षर यानी वर्ण, तादाद यानी संख्या, मूल मतलब जड़, जिसे हम बेस कह सकते हैं। कल्पना यानी सोचना, विचार करना। अनादिकाल यानी जिसका आरंभ न हो, पुरातन काल, प्राचीन काल। ईश्वर यानी प्रभु, भगवान के नाम है। शब्दार्थ फिर से देखिए। दुनिया का अर्थ है संसार, अक्षर मतलब वर्ण, तादाद का अर्थ है संख्या, मूल मतलब जड़, कल्पना यानी सोचना, अनादिकाल होता है अर्थ जिसका आरंभ न हो, ईश्वर यानी प्रभु, या हम उसे भगवान भी कहते हैं। अभी हम एक एक परिच्छेद के बारे में जानकारी लेते हैं। अक्षरों की कहानी देखिए। जहाँ यहाँ पर जो स्लाइड में मैंने लिखा है, वह जो लिखा हुआ भाग है, वह हमारी पाठ्य पुस्तक यानी पाठ पांचवा अक्षरों का महत्व, इसका ही हिस्सा है। कोई भी किताब हो, कहानी की किताब हो, समाचार पत्र हो, उपन्यास हो या ग्रंथ हो, वह सब अक्षरों से बना है। बना है मतलब वह सब अक्षरों से लिखा गया है। कितनी भी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें जो होती है वो अक्षरों से ही बनी होती है, लिखी होती है। तरह तरह की जितनी पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर होते हैं। यह बताया है कि दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, और हजारों पुस्तकें रोज छपते हैं, और इन सब के मूल में है अक्षर।
जो हम पढ़ते हैं वो लिखे हुए अक्षर हैं। मैंने अभी अक्षरों का डेफिनेशन यानी व्याख्या बताया था। अक्षर मतलब वर्ण होता है, जो कि दो वर्णों से अक्षर बनता है, दो या तीन से या उससे ज़्यादा। जैसे मैंने बताया था राम, रा और म, ये दो अक्षरों से बना राम शब्द। और ऐसे ही अर्थपूर्ण शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य भी बनता है। वैसे ही एक किताब है, समाचार पत्र है, मैगजीन है, जो कि आप कहानियों की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, वह सब कुछ होती है अक्षरों से लिखी हुई। और इन सब के जो मूल है वह होता है अक्षर। जो कि अक्षर लिखे हुए हैं, वहाँ पर छपे हुए हैं, वही हम पढ़ते हैं। हम अक्षर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उन अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों की कहानी, यहाँ पर अक्षर, ये हमें पता है ना, स्वर व्यंजन इनसे बना हुआ शब्द है ये अक्षरों की कहानी। ऐसे अगर हमें स्वर और व्यंजन ही नहीं पता, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर हम अक्षरों को जानते नहीं, अक्षरों का पता नहीं होता, और उसे हम अनपढ़ कहते हैं, यानी कि पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो कोई भी भाषा उनकी जो मूल यानी जो बेस होता है वह होते हैं अक्षर। अगर हम अक्षर को अच्छे से जानते नहीं है, तो फिर हमें वह जो क्या छपा हुआ है अक्षर, लिखा हुआ अक्षर पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि उस अक्षर को हम जान ही नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है, कौन सा अक्षर है वो। तो अभी आगे हम देखते हैं, जैसे कि हजारों पुस्तकें, हजारों समाचार पत्र, हजारों की तादादों में मासिकें छपते हैं, और वह सब उनके मूल में होता है अक्षर, जो कि हम अभी जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे आपको भी अक्षरों का ज्ञान है, तभी आप सवालों के जवाब देते हो, लिखते हो अपनी किताब में, जो भी आपको बोला जाता है लिखने के लिए, वो सब अक्षर आप लिखते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यहाँ पर बताया कि यह सच में है, हमें पढ़ना लिखना आता है, इसलिए अगर अक्षरों को मैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने एक सेंटेंस बोला, वाक्य बोला, तो वह आप बिना देखे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन यानी ध्वनियों के द्वारा भी आप अक्षर लिख पाते हो, क्योंकि आपको अक्षरों के बारे में ज्ञान है, आप अक्षरों को जानते हो इसीलिए। तो अगर हम यह जो अक्षर होते हैं उनको हम जानते ही नहीं, तो सोचो आदमी का मतलब इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर कोई भी आदमी अक्षरों को जानता नहीं होता है, अक्षर क्या होता है इन सब के बारे में उनको पता नहीं होता, तो सोचो इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, और यह अक्षरों की जो उत्पत्ति है यानी निर्मित है वो अनादिकाल से हुई है। अनादिकाल से अक्षरों को हम जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान जो है हमें ईश्वर से मिला है, यह पहले पुराने ज़माने के लोग सोचते थे। जैसे हमें पुराने ज़माने के लोगों का यही सोच है, अक्षरों की खोज कैसे हुई, तो ईश्वर की वजह से, ईश्वर ने की। नहीं, तो आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। वैसे भी आज का जो युग है वह विज्ञान का युग है ना, जिसे हम साइंस कहते हैं। तो विज्ञान ने बहुत तरक्की की है यानी प्रगति की है। अलग अलग सुख सुविधाओं के लिए जितने भी काम है जल्दी होने के लिए, मतलब आसान मुश्किल काम भी आसान करते हैं अलग अलग मशीन्स, जो कि विज्ञान की वजह से सफल हुए हैं। मशीन्स बनाते हैं और वह सब आदमी ने ही किए है ना। तो फिर वैसे ही यह अक्षरों की खोज भी ईश्वर ने नहीं तो स्वयं आदमी ने ही की है। अगर हम अक्षरों को नहीं जानते, कोई कोई देखिए, कोई कोई लड़के अक्षर पढ़ने में ठीक से पढ़ते नहीं, प्रोनाउंसिएशन ठीक से होता नहीं, क्योंकि उनको वह जो अक्षर है वह अच्छे से ज्ञात नहीं होता है कि कौन से अक्षर पर कौन सी मात्रा है, ह्रस्व है या दीर्घ है, उसीलिए वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है। तो यह सोचो, अगर ऐसे ही अक्षरों का पता होने के बावजूद भी सही तरीके से हम जानते भी नहीं अक्षर को, तो पढ़ने में मुश्किल आती है। तो सोचो कि अगर अक्षर की खोज होती ही नहीं तो फिर इस दुनिया का क्या हाल होता था। आगे के परिचय देखिए। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई।
वैसे पुराने ज़माने के लोगों ने कहा था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन अभी पता है कि हमें ईश्वर ने नहीं तो बल्कि आदमी ने अक्षरों की खोज की है। तो फिर अक्षरों की अभी इतनी प्रगति यानी इतना विकास हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि अभी कौन से देश के अक्षर कब और किस समय हुई, यानी कौन से देश की अक्षरों की खोज किस देश में हुई और कौन से समय में हुई, यह भी हम अभी जानते हैं। हमारी यह जो धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। वैसे प्रागैतिहासिक मानव, जिसे हम आदि मानव कह सकते थे, है ना, जिस समय मतलब वो जंगलों में रहते थे, खाना पीना वो शिकार के रूप में खाते पीते थे, मैंने उन्हें बताया भी था। तो यही फिर अपनी रक्षा के लिए समूह के साथ रहने लगे और ऐसे ही विकास होते होते फिर वही समूह एक जगह पर बसने लगा। फिर उसे हम गांव कहते हैं ना। गाँवों के फिर उन्होंने क्या किया, गांव बसाने शुरू किए और फिर उन्होंने खेती करना शुरू किया। तो यह प्रगतिशील है, मतलब पहले ये एक ही महीने में एक ही काल में सब नहीं हुआ था। लगातार इस प्रागैतिहासिक मानव उनकी प्रगति होती गई और फिर वो प्रगति पूर्वक विकास पूर्वक फिर वो अपना जीवन बिता रहे थे। तो यह जो धरती है हमारी, वह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल? तो 5 अरब साल पुरानी है। और फिर उसके पहले यानी 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर कोई जीव नहीं थे, कोई जीव जंतु नहीं थे। मतलब तभी आदि मानव तो छोड़ो, कोई जीव जंतु ही नहीं थे, क्योंकि इस धरती पर जीव जंतु के लिए रहने लायक वातावरण ही नहीं था। फिर बाद में वातावरण के बाद यानी जिस तरह से बदलाव आता है, जैसे प्रागैतिहासिक मानव से लेकर प्रगत मानव तक जितना विकास का जो अंतर है ना, प्रगति होते होते फिर वह प्रगत मानव कहलाने लगा। वैसे ही यह जो धरती है वो पहले ही ऐसे बंजर जैसी थी, उसमें कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर बाद में यहाँ पर बताया है, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल बीतने के बाद फिर करोड़ों साल तक केवल सिर्फ जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। देखो, सिर्फ वनस्पतियाँ और जानवर। और फिर आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, जैसे हम प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं। फिर उन्होंने कोई 5 लाख पहले ही इस धरती पर जन्म लिया था और धीरे धीरे उसका विकास होने लगा। जैसे मैंने बताया था ना, पहले वो किस तरह से रहता था जंगलों में, फिर ऐसे ही जीवन बिता रहा था। फिर अपनी रक्षा के लिए वह एक दूसरों के साथ यानी समूह के साथ रहने लगा। फिर काफिले बनाकर फिर इस जंगल से दूसरे जंगल, फिर ऐसे करते फिर एक ही जगह पर उन्होंने गाँवों को बसाना शुरू किया और साथ साथ फिर वो खेती करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे उनका विकास होने लगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। देखो, फिर कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। अपनी रक्षा के लिए फिर समूह के साथ रहने लगे और यही समूह फिर गाँवों में बदल गए। और फिर वही एक गाँव बनने के बाद फिर अपने क्या करने लगा, वो काम यानी कि वह खेती करने लगा। और फिर खेती करने के लिए आपको वैसे भी पता है औजारों के इस्तेमाल यानी उपयोग किया जाता है। तब तो यह औजार के रूप में वो आदमी मतलब प्रागैतिहासिक जो आदमी थे वह औजारों का इस्तेमाल करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता था। मतलब औजार बनाने के लिए पत्थरों से वो औजार बनाते थे। जैसे पत्थर लिया, फिर उसे जैसे नुकीले आकार देकर फिर वह औजार बनाता था। और फिर उसमें भी प्रगति होने लगी औजारों में। और फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। जैसे पत्थरों के औजार तो है, जैसे ही उन्होंने बनाया था, फिर वह पत्थर जो होता है वो फूट जाता है, टूट जाता है। फिर उसे मजबूत औजारों के लिए उन्होंने मतलब प्रागैतिहासिक मानव ने तांबे और कांसे के औजार बनाए थे,
तांबे यानी उसे हम कॉपर कहते हैं, और कांस्य यानी ब्रॉन्ज। तांबे जो हम अपने घर में देखते हैं, है ना, पूजा में जब भी हम थाली या फिर पूजा करने के लिए फिर एक तांबे का लोटा रहता है, या कोई कोई के घर में तांबे की हंडी भी रहती है, और उसमें पानी रखकर रात में रखकर सुबह उठने के बाद पीने से वह पानी हमारे शरीर के लिए सेहतमंद होता है। तो तांबे और कांसे, ऐसे कांसे मतलब यह जो तांबे का धातु मिश्रित रूप होता है, पीतल वो सब जो धातु है उनसे कांसा बनते हैं, यानी कि कांसे धातु बन जाता है। तो फिर आदि मानव यानी कि जो भी ये प्रागैतिहासिक मानव था, उन्होंने पत्थरों के औजारों के साथ फिर बाद में जैसे उसमें भी विकास होता गया, प्रगति होती गई, फिर वह तांबे और कांसे के औजार बनाने लगे। अभी शब्दार्थ देखिए। खोज यानी ढूंढना, स्वयं यानी खुद, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, इस्तेमाल यानी उपयोग, अस्तित्व कायम होना, वृत्त यानी गोल घेरा, द्योतक यानी सूचक। प्रागैतिहासिक मानव, इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। फिर से शब्दार्थ में दोहराती हूँ। खोज मतलब ढूंढना, स्वयं यानी खुद, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, और इस्तेमाल करना उपयोग करना, अस्तित्व मतलब कायम होना, वृत्त यानी गोल घेरा जिसे हम सर्कल कहते हैं, और द्योतक यानी सूचक। प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास में वर्णित काल जो है उसके पूर्व का मानव, उसे प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं। आगे का परिच्छेद देखिए। प्रागैतिहासिक मानव ने यानी इतिहास के काल जो है उसके पूर्व का मानव सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, और इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जब अक्षरों की खोज हुई नहीं थी, सिर्फ प्रागैतिहासिक मानव यानी उस आदमी की उत्पत्ति हुई थी, मानव की उत्पत्ति हुई थी, तभी का जो मानव है वह अपने चित्रों के जरिए भाव व्यक्त करने लगा। हमारे मन में जो भाव है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ बात करने से, आदान प्रदान करने से, मतलब सुसंवाद, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, वैसे हम जो हमारे मन में है दूसरों को बताते हैं। लेकिन तभी का जो मानव था वह अपने जो मन में विचार है चित्रों के जरिए व्यक्त करते थे। फिर यह चित्र किस तरह से थे? जैसे पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, या आदमियों के चित्रों के द्वारा। और फिर इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जो भी उनके मन में है वो चित्र बना के व्यक्त करते थे। फिर इन्हीं चित्रों से क्या हुआ? भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव यानी इमोशंस, जो कि हम भावनाएं किसी को बताते हैं। वैसे आपको पता है कोई कोई चित्रकार यानी कलाकार इतना माहिर होता है अपनी चित्र बनाने में, जो कि वो चित्रों के द्वारा उसके मन में क्या विचार है, या फिर उस चित्रों के द्वारा वो हमें क्या कहना चाहता है, वो सब भाव वो चित्र में उभरता है। हम चित्र देखकर ही पता चलता है कि इस चित्र से क्या सीख मिलती है, या चित्र से हमें क्या लेना है, चित्र में क्या बताया गया है, कौन से भाव होते हैं, खुशी, दुख, उदासी, यह सब भाव उस चित्र में वो चित्रकार जो है वो उभरता है। और ऐसे ही फिर यह जो चित्र संकेत है उसी के से बाद फिर भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी चित्रों के द्वारा वो अपने अंदर के जो भाव है वो बताता रहा। जैसे कि एक छोटे वृत्त के चहु ओर, वृत्त यानी गोल, वृत्त के चहु ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। देखो किस तरह से वह भाव जो है वो चित्रों के जरिए व्यक्त करता था। तो वृत्त यानी एक छोटा सा गोल बनाया, और उस गोल के चौकों यानी चारों ओर, और उस गोल के चारों ओर वो किरणों की द्योतक यानी सूचक रेखाएं खींचता था।
और ऐसे खींचने के बाद वह सूर्य का चित्र बन जाता था। वैसे भी हम सूर्य का चित्र ऐसे ही बनाते हैं ना, इसी तरीके से एक छोटा सा गोल बनाते हैं, फिर उसके चारों साइड यानी चारों ओर क्या करते हैं, किरणें बनाते हैं यानी रेखाएं खींचते हैं, और वही रेखाएं खींचने के बाद वो चित्र बन जाता है हमारा सूर्य का। और यह जो वो लोग चित्र बनाते थे, और फिर इसी चित्र को वह ताप या धूप का वो द्योतक बनाते थे यानी सूचक बनाते थे। सूर्य का चित्र मतलब ताप या धूप, ऐसे अर्थ। और इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, और ऐसे ही चित्रों के द्वारा और अलग अलग चित्र वह अपने भाव के लिए मतलब बनाते थे, मतलब उस चित्र के जरिए अपने भाव को वो व्यक्त करते थे। जीवन मूल्य देखिए, इस पाठ से हमें हर भाषा का आधार अक्षर यानी लिपि होता है, यह हम जानते हैं। हर भाषा का आधार, कोई भी भाषा हो उनका आधार यानी जो बेस होता है वह अक्षर होता है, लिपि होता है। अक्षर को हम लिपि भी कहते हैं यानी फॉन्ट। सही अक्षर तथा भाषा का ज्ञान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सही अक्षर होना चाहिए। अक्षर भले ही स्वर्ण और व्यंजन से बने, लेकिन सही अक्षर और तथा भाषा का ज्ञान ही हमारे लिए आवश्यक है। अक्षरों की खोज से ही मानव जाति का तीव्र विकास हुआ है। जब से अक्षरों की खोज हुई तब से मानव जाति का विकास होने लगा, प्रगति होने लगी। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। भाषा के माध्यम से आदान प्रदान यानी कि कम्युनिकेशन है ना, और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार जो है वो एक दूसरे को बता पाते हैं यानी आदान प्रदान कर पाते हैं। बच्चों, यह जो मैंने इस कालांश में जो परिच्छेद पढ़ाए थे यह जो परिच्छेद है इस पाठ के आधा हिस्सा था, और आधा हिस्सा यानी जो शेष भाग है वह हम अगले कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको मैंने जो यह पाठ यानी परिच्छेद जो पढ़ाए थे, शब्दार्थ के जो अर्थ या जो मैंने स्पष्टीकरण किया है वह आपको अच्छा से समझ आया होगा। धन्यवाद।